माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीजेपी के लिए नितिन गडकरी कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बन गए हैं। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर बयान दे रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। नतीजे के लिए 8 अक्टूबर का इंतजार है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की बारी है। एक बार फिर नेता विकास के वादे दावे करेंगे, लेकिन क्या सच में विकास हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पैसे की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि सरकार का जो पैसा विकास पर खर्च करना चाहिए, वह चुनाव जीतने के मकसद से जनता को बांटने में खर्च कर देती है। सरकार को विकास को किनारे कर जनता को नगद पैसा देने पर रोक लग गया है, और यह रोक जो है पूरा सिस्टम ही खराब कर रहा है, और ये एक रोग की तरह है। इसका इशारा हाल ही में नितिन गडकरी ने भी किया है। जी हाँ, आपको बता दें, गडकरी ने मोदी सरकार के उन मंत्रियों में से हैं जो कभी कभी सरकार का ही चेहरा बेपर्दा कर देते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाडली बहन योजना घोषित कर दिए जाने के बाद उनके लिए अन्य सेक्टर में सब्सिडी का पैसा देना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने सरकार को कहा कि चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, विष कन्या तक कह दिया था। कहा कि सरकार जहां घुसती है उसे डुबो देती है। उन्होंने कहा कि आशय ये है कि निवेशकों को सरकार के भरोसे या उसकी सब्सिडी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि राजस्व घाटा और नई स्कीमों की घोषणा के चलते उनके खजाने पर दबाव काफी बढ़ गया है। 1781.6 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रस्ताव की फाइल पर वित्त विभाग ने यह लिखा है, और इसमें बताया गया है कि साल 2024 और 25 में राजकोषीय घाटा जो था वो काफी ज्यादा हो गया है। सरकार का राजस्व घाटा 3% से ऊपर चला गया है। नितिन गडकरी अपनी ही सरकार पर ये सवाल उठाते हैं। वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे एनडीए पर खराब हश्र देखते हुए उसके बाद राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए सरकार ने यह ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को महाराष्ट्र की 48 में से केवल 17 सीटें मिली। बीजेपी जहां से 2019 के 23 की तुलना में महज 9 सीटें मिली, और वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 7 अजीत पवार की एनसीपी और 1 सीट जीत पाई। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना नाम से महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम शुरू की गई। कहा यह गया कि इस स्कीम से 2023 में बीजेपी की सत्ता में वापसी में बड़ी मदद मिलेगी। शायद इसीलिए महाराष्ट्र में भी सरकार ने राज्य की आर्थिक सेहत दांव पर लगाकर ये चाल चल दी है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी की सरकारें ही रेवड़ी बांट रही हैं। कांग्रेस, आप, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीयू, डीएमके, हर पार्टी का यही हाल है। रेवड़ी कल्चर हर पार्टी में। नरेंद्र मोदी की राय, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनमें से वह जनता की मुफ्त की चीजें देने का विरोध करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए हानिकारक है। इसके बावजूद खुद उनकी सरकार जो है, और केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी पार्टी, राज्य सरकारें खुलकर रेवड़ियां बांट रही हैं। और रेवड़ी वाली सबसे बड़ी स्कीम केंद्र सरकार चला रही है, लोगों को मुफ्त अनाज देकर, और इसकी जरूरत है ही नहीं। इस तरीके के बयान नितिन गडकरी देते हुए नजर आते हैं। जी आपको बता दें, नितिन गडकरी अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि रेवड़ियां बांटकर सरकारें जनता के लिए काम बढ़िया दाम दिलाने की व्यवस्था करने की मौलिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है और उनको फ्री में रेवड़ियां बांट देती है। पार्टी रेवड़ी के जन कल्याण के नाम पर चुनाव जीतने के लिए रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और तब भी टीवी, मोबाइल, टैबलेट जैसी चीजें मुफ्त में बांटी जा रही हैं। और जिसमें हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ, और वहां भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में किए गए वादों पर अगर नजर डाला जाए तो हरियाणा में कांग्रेस का वादा है जिसमें 18 से 60 साल की महिलाओं को 2-2 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे, और बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीने का पेंशन दिया जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेगी। हर घर में 300 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर और 500 रुपए दिए जाएंगे। 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा, और 100 गज की जमीन और पक्का मकान देने का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी भी मिलेगी। वहीं हरियाणा में मतदाताओं से बीजेपी का भी एक वादा रहा है, जिसमें महिलाओं को 21 रुपए प्रति महीना देने की बात हुई है, और 24 फसलों पर एमएसपी की खरीद पर गरीब रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके परिवारों को दिया जाएगा। परिवारों को 500 रुपए
रुपए से लेकर गैस सिलेंडर 2 लाख सरकारी नौकरी, जबकि ऐसा नहीं है कि हरियाणा का आर्थिक हाल बड़ा मजबूत है। 10 साल पहले जब पहली बार राज्य में भाजपा सरकार बनी थी तो सरकार 70,931 करोड़ रुपए का कर्ज था। अब ये कर्ज बढ़कर 3,000 करोड़ के पार जा चुका है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि हरियाणा में जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण बन सकती है? और नितिन गडकरी लगातार अपने ही सवाल पर जिस तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, माना यह जा रहा है कि अपने लिए वो पीएम पद का जो रास्ता है वो साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बार बार मंच से जाकर ये कहना कि विपक्ष की तरफ से उनको पीएम बनने का ऑफर मिला था, शायद यही कारण है कि अब अलग अलग पार्टियों में भी इस बात की सुगबुगाहट होती हुई नजर आ रही है कि नितिन गडकरी ही आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम और भी ज्यादा आगे आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अगर बात कर लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ का नाम है और दूसरी तरफ अमित शाह का नाम आता हुआ नजर आ रहा है। नितिन गडकरी मैदान में है, नीतीश कुमार भी अपने लिए पीएम पद का दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका कितना फायदा और कितना नुकसान नितिन गडकरी को देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये कह पाना मुश्किल है। अपनी ही सरकार के खिलाफ बार बार बयान देना और उनकी नीतियों को बेपर्दा करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अपनी ही पार्टी के नेता बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करते हुए फंसती हुई नजर आई थी, इससे ये कहा जाने लगा था कि अब पूरा जो एक राज्य है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरफा राज्य है, जो एक तरफा राजनीति है, कहीं ना कहीं उसमें बड़ा ग्रहण लगने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आएगी और अपनी ही पार्टी के नेता उनसे विद्रोह करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले आता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वामी सुब्रमण्यम भी जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी को कोसते हुए नजर आते हैं और वो खुलकर ये बात बोलते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे में माना ये जा रहा है और उन्होंने ये भी बात खुलकर बोली कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी से बेहतर पीएम बन सकते हैं। अब ऐसे में लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और नितिन गडकरी का ये बयान जिस तरीके से वायरल हो रहा है, इससे ये माना जा रहा है कि अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं नितिन गडकरी पर भारी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका जो नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को तो होगा ही, लेकिन इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। और नितिन गडकरी ने साफ ये बात बोली थी कि उनके नेता कहते हैं कि अगर आप पीएम पद के लिए अपना नाम आगे करेंगे तो हम आपको पूर्ण समर्थन देते हुए नजर आएंगे। शायद यही कारण है कि नितिन गडकरी अब अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक इशारा भी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो पीएम पद के बड़े दावेदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती हुई नजर आएगी या फिर नितिन गडकरी एक बार फिर से बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।